The death of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, in US-Israel strikes has triggered strong reactions across capitals. But in New Delhi, there has been no condemnation, no condolences, no dramatic statement, only a call for restraint. From India's perspective, that silence is not accidental, it is calibrated. Prime Minister Narendra Modi described the situation in West Asia as a matter of grave concern. अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहे। MEA Secretary East, P. Kumaran, also said that PM Modi and Mark Carney discussed the Iran crisis during the latter's ongoing India visit. On Iran crisis, yes, as you would expect, this is a hot issue right now, and therefore it was discussed. Prime Minister took the opportunity to convey that India is deeply concerned at the recent developments in Iran and the Gulf region in general. He said we have urged all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. He also said dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address the underlying issues. The sovereignty and territorial integrity of all states must be mentioned. Our missions in the region, of course, are in touch with Indian nationals and their and various community associations, and have issued advisories asking them to remain vigilant, stay in contact with the missions, and follow local security guidance. You would have also seen the statement by our spokesperson on this issue earlier. But the opposition wants a formal statement on Khamenei's death. खामनेई साहब का जाना दुनिया के लिए एक इबरत का मकाम है। आज खामनेई के साथ हुआ है, मादुरो के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो जाएगा। अमेरिका को तो बिल्कुल एकदम खुला छूट मिली हुई है, जहां चाहे जब चाहे जिसको चाहे उड़ा दे। हम महाशक्ति बन रहे थे, कहां है हम महाशक्ति? विश्वगुरु थे, कहां है विश्वगुरु? अपने दोस्त के मरने पर दो लफ्ज दुख भी नहीं व्यक्त कर सकते। इतना डर, इतना खौफ किस बात का है भाई? गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई। इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है। मगर खैर वो तो
इंसानियत को नहीं मारने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के जरिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते, मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है, और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से न सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। A look at global reactions tells a clear story. No G7 democracy has issued condolences. The United States was openly celebratory. Israel called it justice. Leaders in Europe and Australia were blunt in their criticism of the Iranian regime. Even many Gulf states chose silence over sympathy. Canada too described Iran as a source of instability. Like Canada's position on the developments in the Middle East remains clear. The Islamic Republic of Iran is the principal source of instability and terror throughout the Middle East. It has one of the world's worst human rights records and must never be allowed to obtain or develop nuclear weapons. Canada and our international partners have called consistently upon the Iranian regime to end its nuclear program, including at the G7 summit in Kananaskis and with the United Nations reimposition of sanctions this past September. We've sanctioned over 250 Iranian entities. We've listed the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist entity. And despite numerous diplomatic efforts, Iran has neither fully dismantled its nuclear program, halted all enrichment activities, nor ended its support for regional terrorist proxy groups. Canada stands with the Iranian people in their long and courageous struggle against this oppressive regime. And we reaffirm Israel's right to defend itself. Among the 57 members of the Organization of Islamic Community, fewer than 10 expressed condolences. Most of those were Iran's close strategic partners, others stayed cautious. Some Gulf countries are themselves under threat from Iranian missiles. Their priority is security, not symbolism. India's position aligns with this global pattern. New Delhi has deep stakes in the region. Over 9 million Indians live and work in Gulf nations. India depends on energy flows from West Asia. Any escalation puts lives, oil routes, and economic stability at risk. A rushed emotional statement would serve no purpose. There is also context. Khamenei's record with India was not friendly. Between 2017 and 2024, he publicly commented on India's internal matters multiple times. He spoke about Kashmir in ways that echoed Pakistan. After the revocation of Article 370, he called for what he termed a just policy. During the 2020 Delhi riots, he alleged a massacre of Muslims and amplified a narrative that ignored Hindu victims. In 2024, he compared India to conflict zones like Gaza and Myanmar. Each time, India summoned Iranian envoys and rejected the remarks. So, the current silence is not ideological, it is historical and strategic. India has shown before that national interest guides its Iran policy. Under the UPA government, India voted against Iran at the IAEA during the civil nuclear negotiations. Under the NDA, India cut Iranian oil imports to near zero after US sanctions under CAATSA. India has abstained when required, it has also maintained engagement when necessary. This is balance, not bias. At the same time, New Delhi has not endorsed the strikes, it has not celebrated the death, it has simply called for stability.
that mirrors the response of many democracies that see the moment as volatile and uncertain. In foreign policy, words carry weight. Silence can also carry weight. For India, the priority today is regional stability, safety of its diaspora, secure energy supplies, and strategic autonomy. The opposition may frame the silence as communal or political, but even many Muslim-majority nations have avoided overt mourning.